गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। आज मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के अंतर्गत जो पूर्व में टीचिंग कौशलों के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, अब शिक्षण को प्रभावी बनाना है और शिक्षक को प्रशिक्षण देना है, यानी भावी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि उनको शिक्षण के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षण को कैसे प्रभावी बनाएं और कैसे इस सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम अपने शिक्षण में इसका प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं। तो शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि शिक्षक जब छात्रों को ज्ञान देता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। दूसरी तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि जब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है तो उसे भी हम शिक्षण कहते हैं। पाठ्य वस्तु को लेकर के जो अंतःक्रिया होती है उसे हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक कुछ आधारों का प्रयोग करता है। इन्हीं आधारों या मान्यताओं को हम शिक्षण के सिद्धांत कहते हैं। अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रयोग करता है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, क्रियाशीलता का अर्थ होता है क्रिया करते हुए सीखना। पूरी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम प्रक्रिया में छात्र तथा शिक्षक दोनों को ही क्रियाशील रहना अति आवश्यक है। अधिगम का कार्य बिना क्रियाशील हुए संभव नहीं है। जिस कार्य में जितना अधिक क्रियाशीलता रहेगी वह कार्य उतना ही जल्दी सीखता है। छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील रहना चाहिए। इससे मस्तिष्क सक्रिय रहता है। बालक को ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक जब स्वयं कार्य करते हैं तो वह उसका अधिगम स्थायी होता है। फ्राइबल ने कहा है, बालक कार्य करके सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना कहलाता है। देखिए, जैसे मैं अगर क्लास में बताती हूँ कि आलू के पराठे कैसे बनाना है, ठीक है, तो वो देखेगा और थोड़ा सा उसको देख करके एक याद रह सकता है। लेकिन जैसे ही मैं एक बना करके फिर बच्चों को कहूँगी कि चलो आप लोग आकर के बनाओ कि कैसे बनाते हैं, तो क्या होता है कि जब वो खुद कार्य करता है, जब वो खुद बेलता है, जब उसको खुद को यूज़ करता है, तो वह जब क्रियाशील रहता है तो स्थायी ज्ञान होता है। ऐसे ही जैसे कंप्यूटर है, पहले हम लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा था, लेकिन धीरे धीरे अगर हम सैद्धांतिक ज्ञान दे दें तो एक बार को उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाएगी कि क्या होता है। लेकिन जब तक हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम उसको क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हम उसको नहीं सीख सकते। ठीक इसी प्रकार से शिक्षण में भी है कि किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए उसको क्रियाशील रहना आवश्यक है और जब विद्यार्थी सक्रिय रहेंगे तभी अपने शिक्षण में सहभागिता प्राप्त हो सकेगी और तभी हम अपने शिक्षण को सफल बना सकते हैं। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षक में प्रेरक तत्व को शामिल करना प्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। केली ने कहा है, शिक्षण में प्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होती है। प्रेरणा दो प्रकार की है। शाब्दिक प्रेरणा, जिसके अंतर्गत शाबाश, अच्छा, अति उत्तम आदि है, और एक है अशाब्दिक प्रेरणा जिसमें दंड और पुरस्कार है। प्रेरणा अधिगम प्रक्रिया को आरंभ करती है और उसे जारी रखने के लिए पूरा होने तक चलती रहती है। शिक्षक प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम प्रक्रिया रुचिपूर्ण तथा प्रभावी रूप से बना सकता है। एक बार बालक को प्रेरित करने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। कुछ बच्चे कक्षा में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। उन्हें आंसर आता है लेकिन फिर भी वो आंसर नहीं दे पाता है। ऐसे में शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वो प्रेरित करे, वो कुछ ऐसे स्टिमुलस पैदा करे, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करे कि विद्यार्थी खुद प्रेरित हो उत्तर देने के लिए और बच्चों में आत्मविश्वास जगाने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और शिक्षण प्रक्रिया में सहभागिता के लिए आवश्यक है कि उसको प्रेरित करे और प्रेरित प्रेरणा के माध्यम से ही संभव है। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। जिस कार्य में हमारा मन लगे उसमें हमारी रुचि होती है। रुचि का सिद्धांत का यही अर्थ होता है कि शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे सीखने में रुचि दिखाए। शिक्षक जिज्ञासा और पाठ्य सहगामी सामग्री द्वारा रुचि विकसित करता है। शिक्षक पाठ को पढ़ाते समय चित्र, मॉडल, कहानियों का सहारा ले सकता है
इसमें बच्चों में रुचि बनी रहती है और सीखने के लिए भी प्रेरित रहते हैं। पाठ्य पुस्तक में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित होती है। शिक्षण के प्रभावी के लिए रुचि का होना आवश्यक है। बिल्कुल सही सिद्धांत है ये। हम अपने पाठ को रुचि बनाने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों में रुचि को पैदा करें। और विद्यार्थियों में रुचि कैसे पैदा करेंगे कि जैसे जैसे विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग हम सहायक सामग्रियों को काम में लेकर के उनका ध्यान केंद्रित करें, उनके विषय वस्तु की तरफ केंद्रित करें उनका ध्यान, तभी हम उस विषय वस्तु को प्रभावी बना सकते हैं और उसको रुचिकर भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर के माध्यम से बता देती हूँ कि फूल की संरचना में कौन कौन से फूलों के पार्ट्स हैं, उसके बाद दूसरे ग्रुप को अगर मैं ऐसा करती हूँ कि गुड़हल का फूल लेकर के दो दो बच्चों के बीच में एक एक गुड़हल का फूल दूँ और फिर वो एक एक पार्ट्स को दिखाते हुए उस पार्ट के बारे में वो जानकारी लेगा, तो जहाँ तक मैं मानती हूँ हम जो प्रत्यक्ष रूप से उसको फ्लावर दे करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होता है वनस्पति की हम कंप्यूटर के। हाँ, कंप्यूटर एक सहायक सामग्री है, हम उसके माध्यम से प्रभावी बना सकते हैं, लेकिन जिस सामग्री को हम उपलब्ध करा सकते हैं आसानी से, उसके माध्यम से अगर हम विषय वस्तु को रुचिकर बनाएं तो हम शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। नेक्स्ट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। प्रत्येक शिक्षक का एक निश्चित उद्देश्य होता है उस विषय वस्तु को लेकर के कि विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझ में आ जानी चाहिए। तो प्रत्येक शिक्षक जो भी कार्य करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य शिक्षण को सफल नहीं बनाया जा सकता। इसका पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही अधिगम करता है। पाठ को पढ़ाने से पूर्व विषय वस्तु की योजना बनाना, फिर उससे संबंधित प्रस्तुतिकरण और अधिगम सामग्री का निर्माण है, प्रदर्शन करना है, इन सभी निश्चित क्रियाओं को वह उद्देश्य प्राप्ति और अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग करता है। प्रत्येक शिक्षक उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करता है। जैसे अपन लेसन प्लान करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं ये देख करके कि अब हमको कक्षा में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, प्रभावी बनाने के लिए किन किन सहायक सामग्री को काम में लेना है, कैसे हम विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कहाँ पर कौन सा प्रयोग की आवश्यकता होगी, ये सारी हम प्लानिंग करके चलते हैं। जब हम ये सब प्लानिंग करके चलते हैं तो अवश्य ही जो उद्देश्य वो निर्धारित करके चलता है हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। शिक्षण का करते समय शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना बना लेनी चाहिए। उसके प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात होना चाहिए। एक सफल शिक्षक वही माना जाता है जो कक्षा में जाने से पूर्व योजना बना ले कि उसे क्या पढ़ाना है। जैसे कि मैं फिर वापस एग्जांपल दूंगी लेसन प्लान के लिए। हम लेसन प्लान में क्या प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य को निर्धारित करते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा शिक्षण बिंदु होगा, कौन कौन सी सहायक सामग्री काम में लेंगे, कौन सी शिक्षण विधि काम में लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, तो उसके आधार पर हम ये सब निर्धारित कर सकते हैं। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, उस प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से टॉपिक को निकलवाते हैं। फिर टॉपिक को निकलवाने के बाद हम प्रत्येक शिक्षण बिंदु से संबंधित प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर निकलवाते हैं और उसी उत्तर को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारा हम एक नियोजन करते हैं, इसी को हम नियोजन का सिद्धांत करते हैं कि हम पूरा प्लानिंग करके ही फिर शिक्षण कार्य आरंभ करते हैं ताकि शिक्षण को हम प्रभावी बना सकें। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बिल्कुल सही है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और शिक्षक को इन विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रक्रिया की जानी चाहिए। कक्षा में जब भी वो शिक्षण कार्य करे तो इस बात को अवश्य टीचर को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे दूसरे बच्चे से अलग है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि के भी हो सकते हैं, कुछ मिडिल भी हो सकते हैं, एवरेज मतलब जिसको कह सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा प्रश्न करें और यदि जो कमज़ोर बच्चा है वो जवाब नहीं दे पाए तो आप कक्षा में सबके सामने उसकी हंसी उड़वाए, नहीं। आपको उस व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना है और उसके आधार पर ही वैसे ही प्रश्न करना है और वैसे ही विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करना है। हो सकता है कि यदि कमज़ोर बच्चा है तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके भी उस विषय वस्तु को समझाएं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर है व्यवहारिकता का सिद्धांत। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है।
NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में व्यवहारिक शिक्षा की बात की है। शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस प्रक्रिया से वह ज्ञान बालक के लिए उपयोगी और सहज हो जाएगी। वह इस ज्ञान को दैनिक जीवन में आसानी से प्रयोग कर सकता है। पर्यावरण, भूगोल तथा सामाजिक विज्ञान का ज्ञान अर्जित कर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। व्यवहारिक जीवन से संबंधित हम इसलिए कहते हैं जिस पर्यावरण में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसके आसपास का एग्जाम्पल देकर के ही समझाना चाहिए। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पर जाकर के अगर आप कंप्यूटर की, LCD की, प्रोजेक्टर की बात करेंगे तो वो बच्चों को समझ में नहीं आएगी। तो जहाँ का वातावरण जैसा है, जैसा परिवेश है, जैसा क्षेत्र है, उसके आधार पर ही विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करना चाहिए उनके व्यवहारिक जीवन से। जैसे अपन अगर सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा रहा है, सोशल बिहेवियर है, तो उनको कहना चाहिए कि आपके घर में भी तो बच्चे हैं, कैसे वो सोशल बिहेवियर करते हैं, कैसे वो अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं। तो जब आप एग्जाम्पल उनके खुद के व्यवहारिक जीवन से संबंधित देंगे तो वो शिक्षण अवश्य ही प्रभावी होगी। लास्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का अर्थ है बार बार दोहराना। शिक्षण प्रक्रिया को इस सिद्धांत का अधिक महत्व है। जिस विषय को जितना अधिक दोहराया जाता है वह विषय उतना ही मजबूत बनता है। कक्षा के इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। जैसे गृह कार्य, मासिक परीक्षा से ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है। यानी अगर हम अपने विषय वस्तु के माध्यम से जो ज्ञान देते हैं तो हम थोड़ा सा उसका पुनरावृत्ति करके उसको स्थायी बनाया जा सकता है। जैसे कि लेसन प्लान में मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न हम इसीलिए रखते हैं ताकि उस ज्ञान की आवृत्ति हो और वो ज्ञान स्थायी रूप से हो सके। उपरोक्त सभी सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार मिलता है।